नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक प्रश्न सहायक कुल सचिव की परीक्षा में और पीसीएस मेंस में जनसंख्या पर बेस करके आता है। सहायक कुल सचिव परीक्षा में हर वर्ष जनसंख्या पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि अब पीसीएस मेंस में दो प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश को बेस करते हुए समान अध्ययन में बनाए गए हैं, प्रश्न पत्र संख्या 5 और 6। तो इसलिए जो पेपर सेटर हैं वो संभवतः उत्तर प्रदेश को बेस करते हुए जनसंख्या नीति पर प्रश्न बना सकते हैं। तो 2021 में ये जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश ने जारी किया था। ये जनसंख्या नीति 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जारी किया था। और इस नीति का उद्देश्य राज्य की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है और नागरिकों के जीवन में सुधार लाना है। तो देखिए, एक अच्छा प्रस्तावना आपको लिखना होता है। और ये जो आपके सामने स्क्रीन में जो जनसंख्या नीति दिख रही है, ये केवल जनसंख्या नीति प्रश्न आने पर ही नहीं लिखना है। अगर जनसंख्या पर कोई भी लॉन्ग आंसर आ जाए तो उस पर भी लिखना है। अगर जनसंख्या पर निबंध आ जाए तो भी आपको यही सारे फैक्ट देने हैं, ठीक है ना। आप उत्तर प्रदेश को बेस करते हुए आप जनसंख्या पर निबंध लिख दीजिए, ठीक है। जो आप पढ़ कर जाएंगे जनसंख्या के बारे में, अगर जनसंख्या के संबंध में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उन तथ्यों को उस प्रश्न के उत्तर में लिखना अनिवार्य रूप से। ये मत सोचिएगा कि भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति हम पढ़ कर आए थे और जनसंख्या के संबंध में प्रश्न आ गया है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। अब तो हमको जनसंख्या नीति याद था और हमें तो नहीं वृद्धि के कारण पता है, ना सरकार क्या कदम उठा रही है भी नहीं पता है। तो ध्यान रखिए, जनसंख्या नीति ही सरकार के कदम है और जनसंख्या वृद्धि का कारण भी सामने लिखा हुआ है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का कारण आपके इसी स्क्रीन में है। सकल प्रजनन दर का बढ़ना, शिशु मृत्यु दर का बढ़ना, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण ही है। जब शिशु मृत्यु दर बढ़ता जाएगा तो फिर प्रजनन दर भी बढ़ेगी, ठीक है। कुपोषण के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि जब माँ बाप को पता रहता है कि मेरे बच्चे कुपोषित होकर जीवित नहीं रहेंगे तो वो फिर जनसंख्या वृद्धि पर ही विश्वास करते हैं। अगर उन्हें पता रहेगा कि अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था कारण सरकार की, अगर एक बच्चा ही पैदा होगा तो वह भी स्वस्थ रहेगा, तो जनसंख्या वृद्धि में अंकुश रहेगा। परिवार नियोजन जागरूकता ना होना भी जनसंख्या वृद्धि के कारण है। तो आपके सामने जो ये दिख रहे हैं ये लक्ष्य भी हैं, और इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि का कारण बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए और नोट्स बना लीजिए, कैसे भी आए इसके फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। जैसे कि मैंने एक प्रस्तावना लिखा, बढ़ती जनसंख्या न केवल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालती है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास एवं पर्यावरण जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को प्रभावित करती है। पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। स्लम्स बनते हैं, मलिन बस्तियां बन जाती हैं अधिक से अधिक, पर्यावरण का नालियां में प्रदूषण फैलता है, खुले में शौच लोगों जाना पड़ता है जनसंख्या जब बढ़ती है तो, मूलभूत सुविधाएं नहीं रहती हैं, इनके कारण जीवन प्रभावित होता है। पेड़ों का कटाव अधिक से अधिक होता है, जमीनों में अधिक से अधिक मकान बनाने पड़ते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, जंगलों का विनाश होता है। तो ये सब पर्यावरण का दुष्प्रभाव होगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या पर नियंत्रण एवं सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सुविचारित नीति की आवश्यकता होती है। और इसी सुविचारित नीति को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 को 11 जुलाई को जनसंख्या नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए सकल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.126 तक और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा है। और मातृ मृत्यु दर को 2026 तक 150 तक लाने की कोशिश करेंगे और 2030 तक 98। शिशु मृत्यु दर को 2026 तक 32 और 2030 तक 22 प्रति हजार लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मातृ मृत्यु दर लाख में है और शिशु मृत्यु दर 1000 में है, यानी कि शिशु जो बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादा मर रहे हैं, वो 1000 में 220 आ रहे हैं, और जबकि माओं की मृत्यु दर
लाख में है, 98 में एक्सपायर हो रही हैं, ठीक है ना, 1 लाख में 98। और शिशु 1022 शिशु की डेथ तक हमको रोकना है। आज तो हमारे देश में ज़्यादा मृत्यु हो रही है, 34 के लगभग मृत्यु हो जा रही है। और सरकार ने ये भी कोशिश की है कि देखिए, अगर हमारा स्वास्थ्य और पोषण अच्छा होगा तो हमारा स्वस्थ बच्चे होंगे, और जब स्वस्थ बच्चे होंगे तो प्रजनन दर कम होगी। जनसंख्या की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि माता पिता में कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं समाज में वो जीवित रह रहे हैं। पहले क्या होता था, 5 बच्चे पैदा होते थे, 6 बच्चे पैदा, उसमें से 4 मृत्यु हो जाती थी, 2 ही बचते थे। आज से 30 साल 40 साल पहले के लोगों से पूछिएगा, अपने पेरेंट्स और लोगों से, वो बताएंगे कि हम 5 भाई बहन थे, हम में से 1 एक्सपायर हो गया या 2 एक्सपायर हो गए, 3 बचे, ठीक है। तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी रहेगी, पोषण की व्यवस्था अच्छी रहेगी, तो ये लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा और जनसंख्या को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी प्रजनन दर को कम रखेंगे। औसत जीवन प्रत्याशा भी हमारे जनसंख्या नीति का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहें, लंबे समय तक जिए। 2026 तक हमारी एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसे 66 पहुंचाना है। आज वर्तमान में 64 है और 2030 तक 69 तक ले जाना है, ठीक है। परिवार नियोजन के लिए 15 वर्ष से 49 वर्ष तक की महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक करना है परिवार के संबंध में, और कोशिश करनी है कि आधुनिक जो प्रिकॉशंस है, गर्भ निरोधक उपयोग हैं, उसको लगभग 45% 26 तक 45% लोग इसे अपनाएं, और 2030 तक इसे 52% तक लोगों के बीच में इसको प्रभावी बनाने का लक्ष्य है। किशोरों और बुजुर्गों की देखभाल, जनसंख्या नीति का यह भी उद्देश्य है कि 11 से 19 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। और स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाए, नवजात शिशुओं, किशोर, बुजुर्गों को डिजिटल ट्रैकिंग की जाए, मतलब उनका ध्यान रखा जाए, विशेष ध्यान रखा जाए। जब सरकार इतना कुछ ध्यान देगी तो ये माना जाएगा कि एक बच्चा स्वस्थ बच्चा रहेगा और जनसंख्या वृद्धि पर उससे अंकुश रहेगा, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में व्यापक जागरूकता फैलानी चाहिए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होना चाहिए, सरकार के द्वारा देखिए प्रचार प्रसार करना चाहिए, और ड्रामा बनाने चाहिए जनसंख्या बेस के आधार पर। सभी वर्गों को सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी हमारे लिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत ही कारगर साबित होंगी। सोशल मीडिया में इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव की व्यवस्था करनी चाहिए। संस्थागत प्रसव का मतलब है हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए, मतलब नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, CSC में, PSC में किसी न किसी की निगरानी में ही प्रसव होना चाहिए। अस्पताल में नवजात शिशुओं की देखभाल की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। ये जनसंख्या नीति की हमारे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उत्तर प्रदेश की। और यदि किसी रूप में जनसंख्या पर आ जाए प्रश्न तो आप इन बिंदुओं को जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जनसंख्या के लगभग हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत डिस्कशन किया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, निवारण, एक्सप्लोजन, और आपको जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए डिविडेंड भी साबित हो सकती है। कब हमारे लिए जनसंख्या वृद्धि डिविडेंड साबित होगी, लाभदायी साबित होगी, और कब नुकसानदेह साबित होगी, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप जनसंख्या को विस्तृत तरीके से तैयार करिए। ये न केवल निबंध में प्रश्न आएगा बल्कि समान अध्ययन में भी प्रश्न आएगा, ठीक है। तो कुछ पोर्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, उसमें से जनसंख्या महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या के महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद करके चलिए। चूँकि मेरा उन फैक्ट पर ज़्यादा डिस्कशन करना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो 1 लाइनर फैक्ट है। आप कोई भी किताब लेकर आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा,
भारत में अधिक डेंसिटी कहाँ पर है, कम डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे अधिक घनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक नगरीकृत क्षेत्र कौन सा जिला है, सबसे अधिक एरिया वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला सबसे अधिक डेंसिटी है, कौन से जिले की सबसे अधिक साक्षरता है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप जनसंख्या के फैक्ट याद कर लीजिएगा, भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को बेस बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये पेपर बनेगा। ठीक, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।